आखिरकार नीतीश कुमार ने छपरा मामले में जुबान खोली। सुशासन बाबू को इस पूरे मामले में साजिश की बू तो आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों के सामने आने में मुख्यमंत्री महोदय को इतना वक्त क्यों लग गया। तमाम आलोचनाओं के बीच आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए। अपने सरकार के अधिकारियों और पार्टी के नेताओं की तर्ज पर ही नीतीश कुमार ने छपरा हादसे को साजिश का एंगल दे दिया। ऑल पॉसिबल एंगल से इसकी जांच करेंगे। आखिरकार ये इतनी बड़ी घटना घटी है, यूं ही कोई संयोग से या लापरवाही से तो प्रतीत होती नहीं है, क्योंकि अनेक अवसर पर बच्चों ने भी सचेत किया है। हालांकि नीतीश कुमार के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था कि आखिर इतने लंबे वक्त से वो कहां थे। 23 मासूमों की मौत हो गई, लेकिन सूबे के मुखिया खामोश थे। पूरे मामले में न सिर्फ बिहार सरकार की लापरवाही दिखी, बल्कि छात्रों की इलाज से लेकर कार्रवाई तक में सरकार की हीला हवाली नजर आई। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि आखिर 23 बच्चों की मौत का जिम्मेदार है कौन। सिस्टम की जानलेवा लापरवाही ने कई घरों के चिराग बुझा दिए और नीतीश कुमार पैर की चोट के बहाने जुबान पर ताला लगाए रहे। छपरा मामले में आरोपी प्रिंसिपल मीना देवी की आज ही गिरफ्तारी हुई है। सवाल यह है कि क्या नीतीश बाबू को इसी का इंतजार था ताकि मीना देवी की गिरफ्तारी के बहाने वो अपनी पीठ थपथपा सकें। नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार काफी देर के बाद जनता के सामने आए, वो भी सूबे के मुखिया के तौर पर नहीं बल्कि जेडीयू के नेता के तौर पर। छपरा हादसे में स्कूल के प्रिंसिपल मीना देवी की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने तो आ गए, लेकिन लंबे वक्त तक उनकी खामोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार को कहा कि उन्हें इतने बड़े मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मीडिया संबोधन से ऐसा लग रहा था कि वो जेडीयू के नेता के तौर पर लोगों से मुखातिब हैं। ऐसा नहीं लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान मुख्यमंत्री के तौर पर अलग है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जनता दल यू के नेता के तौर पर पहले ही दोष विपक्ष पर मढ़ दिया था। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने 23 मासूमों की मौत मामले में नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए जेडीयू पर भी कई आरोप लगाए। मिड डे मील के चलते 23 मासूमों की जान जाने के बाद भी राजनीतिक दल सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। सवाल ये उठता है कि लंबे समय तक साथ रहने वाली बीजेपी को क्या सरकारी तंत्र में चूक के लिए सिर्फ जेडीयू को जिम्मेदार ठहराने का नैतिक हक है। छपरा में मिड डे मील से हुई 23 मौतों के लिए जिम्मेवार प्रिंसिपल को आज बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रिंसिपल मीना देवी को उस समय गिरफ्तार किया गया जब मीना देवी कोर्ट में सरेंडर करने के फिराक में थी। इधर पुलिस ने की मुनादी और उधर फरार प्रिंसिपल मीना देवी हो गई गिरफ्तार। ये वही प्रिंसिपल मीना देवी हैं जो छपरा में हुए मिड डे मील हादसे के लिए जिम्मेदार हैं। पुलिस से बचकर आज जब मीना देवी कोर्ट में सरेंडर करने जा रही थी, तभी बिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मीना देवी खुद को बेकसूर बता रही हैं। इससे पहले फरार मीना देवी को तलाशने के लिए पुलिस ने ड्रम बजवाकर और पूरे इलाके में पोस्टर चिपकाकर मुनादी करवाई और मीना देवी की संपत्ति कुर्क करने का नोटिस चस्पा कर दिया। इस केस में अब तक फरार है। न्यायालय द्वारा इत्तेहाद निर्गत किया गया है। गाँव वालों, अगर ये 24 घंटे के अंदर में अगर ये हाजिर नहीं होती है, इनके जल्द संपत्ति कुर्क कर लिया जाएगा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मशरक थाने को फरार प्रिंसिपल मीना कुमारी के पोस्टर जगह जगह लगाने के आदेश दिए थे। मीना कुमारी के खिलाफ धारा 302, 307, 328 और 120B के तहत केस दर्ज है। हादसे के बाद से ही मीना देवी फरार थे। मीना देवी पर पॉलिटिकल पार्टियों से साठगांठ और साजिश के तहत खाने में जहर मिलाने का इल्जाम है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को मोदी को वीजा नहीं देने के लिए लिखी चिट्ठी पर सियासत तेज हो गई है। चिट्ठी लिखने के विवाद पर सांसद मोहम्मद अदीब ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को केस करने की चुनौती दी है। मोदी के खिलाफ ओबामा को चिट्ठी लिखने का मामला सामने आने के बाद सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा था कि उस चिट्ठी पर उनके फर्जी दस्तखत हैं, जिसमें मोदी को वीजा न देने की अपील की गई है। येचुरी के इस बयान के बाद चिट्ठी भेजने में अहम रोल अदा करने वाले निर्दलीय सांसद मोहम्मद अदीब ने येचुरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीताराम येचुरी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर चिट्ठी पर किए गए दस्तखत फर्जी हैं, तो येचुरी उन पर केस करें। जांच होनी चाहिए और जांच में अगर वो मुझको या मेरे किसी साथी को अगर वो गुनहगार पाए तो हम सजा भी भुगतने को तैयार हैं और पार्लियामेंट की मेंबरी भी छोड़ने को तैयार है। चिट्ठी पर विवाद होने के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस के साथ निशाना साधा है।
लेकिन इसका जो राजनीतिक पक्ष है ये है कि आपने किसी बात को गलत तरीके से हवा देने की कोशिश की और वो वही शख्स हैं जिनके खिलाफ आप पहले ही गलतफहमी पूरे देश भर में और विदेश में फैला रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। अमेरिका की सरकार पर ये निर्भर करता है कि मोदी जी को वीजा दिया जाए या न दिया जाए, इसमें हमारा कौन लेना देना। मोदी के वीजा प्रकरण पर कांग्रेस का कहना है कि इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अमेरिकी सरकार का निर्णय है कि वो नरेंद्र मोदी को वीजा दे या नहीं। लगातार बढ़ रही महंगाई से जहां आम आदमी को 2 जून की रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है, वहीं योजना आयोग का मानना है कि देश में गरीबों की संख्या कम हुई है। सरकार के इन आंकड़ों को लेकर सियासी बवाल मच गया है। योजना आयोग के ताजा आंकड़ों पर हमला विपक्ष के साथ साथ सरकार के साथी भी कर रहे हैं। सरकार के सहयोगी एनसीपी ने योजना आयोग के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। योजना आयोग के जो आंकड़े हैं और विशेष करके जो उन्होंने एक सीलिंग लगाई है वो बिल्कुल सरासरी गलत है। इन आंकड़ों से बिल्कुल हम भी सहमत नहीं। बीजेपी समेत तमाम विरोधी पार्टियों ने सरकार पर आम आदमी का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। सभी गरीबों को गरीब रेखा के नीचे वाले सभी फायदे मिलने चाहिए। आज उनको फायदे से वंचित करने के लिए आप उनको गरीबी रेखा के बाहर ढकेल रहे हो। आप देखिए, आंकड़े को देखिए, जिन राज्यों में मैक्सिमम गरीबी घटी है वो यूपी राज्य नहीं है। उड़ीसा में सबसे रिडक्शन हुई है, सबसे ज्यादा रिडक्शन हुई है पॉवर्टी में, बिहार में हुई है। बीजेपी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए सरकार अपने आंकड़े दुरुस्त करने में जुटी है और 17 करोड़ गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं से महरूम करने के लिए सरकार उन्हें अमीर बता रही है। योजना आयोग के गरीबों को लेकर तय किए गए मानकों पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपीए की अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी ने भी सरकार पर बोला है हमला। योजना आयोग एक बार फिर विवादों में है। शहरी और ग्रामीण इलाकों के गरीबों को लेकर जिस तरह से मानक तय किए गए हैं, उसके तहत 28 रुपए खर्च करने वाले ग्रामीण और 34 रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले शहरी गरीब नहीं हैं और ये बीपीएल की श्रेणी में नहीं आएंगे। समाजवादी पार्टी ने मानसून सत्र में इसका विरोध करने का ऐलान किया है। 27 रुपए पाने वाला अगर गरीबी रेखा से बाहर हो जाएगा तो क्या मामला, कौन गरीब बचेगा? 27 रुपए में किसका पेट भर सकता है, कौन जी सकता है, कौन बच्चों को जिला सकता है? समाजवादी पार्टी ने इसे गरीबों के साथ भद्दा मजाक बताया और आरोप लगाया कि योजना आयोग वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी दबाव में काम कर रहा है। प्लानिंग कमीशन में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन लोगों को भारत की वास्तविकता से कोई मतलब ही नहीं है और जानते भी नहीं है। वो लोग वर्ल्ड बैंक से निर्धारित होता है वो लोग, और वहाँ की योजनाएं यहाँ लगाते हैं। अमेरिका से उन लोग निर्धारित होते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए इसका विरोध करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि केंद्र की यूपीए सरकार को बिना शर्त और लगातार समर्थन दे रही इस पार्टी के लिए इस मुद्दे पर अपना बचाव करना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी में बगावत के बाद अब जेडीयू में भी बगावत की चिंगारी दिखाई देने लगी है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव चंद्रराज सिंघवी ने राजनीति से खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ शिवानंद तिवारी भी बागी हो गए हैं। नाराज चंद्रराज सिंघवी ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष शरद यादव को भेजा है। इसके साथ उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश स्वार्थी हैं और वो सेक्युलर भी नहीं हैं। All secularism, it is a fact. Many times Mullah has become secular, and we, Nitish, the champion of secularism, 17 years of bad return to BJP. Same Modi was there. Why? So don't use wrong things. चंद्रराज सिंघवी ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार अपना निजी एजेंडा पार्टी पर थोप रहे हैं। वहीं कल जेडीयू के महासचिव और प्रवक्ता पद से हटाए गए शिवानंद तिवारी ने कविता के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोला है। हमको दुश्मनों से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, जिसका भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर देना, बहुत है फायदे इसके, लेकिन अच्छा नहीं लगता। बागी हुए सिंघवी और शिवानंद तिवारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा कि वो सिंघवी को तो जानते तक नहीं है। कौन नेता है ये? इनको हमने कभी देखा नहीं, इनको हम जानते नहीं, पता नहीं कौन नेता है ये। इनको कोई पहचानता है, जानता है? अब आप नाम बता रहे हैं तो हम सुना, हम तो कभी इनकी शक्ल भी नहीं देखा है। इनको जानते हैं कि पार्टी के कोई पदाधिकारी। जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी के भीतर से ही बगावत के सुर सुनाई दे रहे थे।
लेकिन पहली बार जेडीयू के अंदर से ही बगावत की चिंगारी दिखाई देने लगी है। अब देखना है कि बीजेपी और जेडीयू इन बागियों से कैसे निपटती है। 2002 हिट एंड रन मामले में अब सलमान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज मुंबई की सेशन कोर्ट में सलमान खान पर अलग अलग धाराओं के तहत आरोप तय किए गए, जिसमें आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादतन हत्या की धारा भी शामिल है। मुंबई की सेशन कोर्ट ने साल 2002 के हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोप तय कर दिए। सलमान की मौजूदगी में कोर्ट ने उन पर आरोप तय किए। कोर्ट ने आज सलमान पर धारा 304(2) गैर इरादतन हत्या, धारा 338, 327 और 337 लोगों को जख्मी करना और धारा 379 लोगों को जख्मी करना के तहत आरोप तय किए हैं। इससे पहले जज का तबादला हो जाने से सलमान पर सुनवाई टलने की बात कही जा रही थी, लेकिन सरकारी वकील की दलील पर आज ही सलमान के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। हालांकि सलमान के रिक्वेस्ट पर कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश न होने की छूट दे दी है। उनके ऊपर अब 304 पार्ट 2 सीआरपीसी के तहत चलेगा, जिसमें गैर इरादतन हत्या का मामला चलेगा। 10 साल की सजा हो सकती है। साथ ही साथ उन पे 279 आईपीसी के तहत चलेगा, जैसे वो तेज गाड़ी चला रहे थे, गैर जिम्मेदारी से, लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा चलेगा। 11 साल पुराने हिट एंड रन केस में गैर इरादतन हत्या के तहत अगर सलमान खान दोषी पाए जाते हैं तो सलमान खान को 10 साल की सजा भी हो सकती है। मुंबई में आज सुबह से ही कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से मुंबई में जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हर ओर पानी ही पानी है। लोअर परेल, अंधेरी, जुहू, हिंद माता में भारी जलजमाव से आज लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया। मुंबई में भारी बारिश की वजह से बीएमसी ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिए हैं। साथ ही कई दफ्तरों में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की हिदायत दी गई है। बारिश का असर मुंबई की लाइफ लाइन लोकल मेट्रो पर भी दिख रहा है। सेंट्रल और हार्बर लाइन पर चलने वाली लोकल 10 मिनट की देरी से चल रही है। मौसम विभाग ने आज करीब 1:30 बजे हाई टाइड की आशंका जताई थी और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी थी। इसके अलावा ठाणे, कोंकण से लेकर पश्चिम मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में मुंबई समेत महाराष्ट्र में जोरदार बारिश की संभावना जताई है और लोगों को हिदायत दी गई है कि बहुत जरूरी हो तो ही वो घर से बाहर निकले। यूपी के कानपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर की हुई जम के धुनाई। आरोप के मुताबिक डॉक्टर एक महिला का उस समय वीडियो बना रहा था जब उसकी डिलीवरी हो रही थी। आरोपी डॉक्टर को रंगे हाथ वीडियो बनाते हुए पकड़ने पर महिला के घरवालों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घरवालों का कहना है कि 22 तारीख को महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी। घरवालों का आरोप है कि डॉक्टर डिलीवरी के समय महिला का वीडियो बना रहा था, जिसको उन्होंने देख लिया। घरवालों के शोर मचाने पर डॉक्टर भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसको पकड़ लिया। इसके बाद फिर लोगों ने आरोपी डॉक्टर की जमकर धुनाई की। डॉक्टर को अस्पताल के चारों ओर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लोगों ने डॉक्टर को इतना मारा कि उसके कपड़े तक फट गए। हम लोग के जियो में जैसे सीखने के लिए गायनिक 6 महीने का, तो हम अंदर थे तो मोबाइल पे इसी तरह कर रहे, तो इनको महसूस हुआ है कि मतलब वीडियो बना रहे हैं। पीटने के बाद घर वालों ने डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। राजस्थान के ब्यावर में लगा है एक स्कूल के प्रिंसिपल पर 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप। प्रिंसिपल पर आरोप है कि उसने बच्ची को अपने कमरे में बुलाकर बदसलूकी की। प्रिंसिपल पर स्कूल की मासूम छात्राओं से अश्लील फिल्में दिखाने और बदनीयती का लगा है इल्जाम। पीड़ित छात्रा के मुताबिक स्कूल के संचालक राज बिहारी माथुर ने बच्ची को अपने चैम्बर में बुलाकर उसके साथ बदसलूकी की और उसे अश्लील वीडियो भी दिखाया। घटना से घबराई पीड़ित बच्ची 2 दिनों तक स्कूल नहीं आई। घर में पूछे जाने पर उसने प्रिंसिपल की करतूत अपने परिजनों को बताई। बच्ची के घर वालों की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों से पूछताछ कर आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ सबूत जुटा रही है। इंडियन बैडमिंटन लीग की नीलामी प्रक्रिया से खफा शटलर ज्वाला गुट्टा ने साफ कर दिया कि तमाम खामियों के बावजूद भी वह टूर्नामेंट खेलेंगी। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला ने कहा कि वो इंडियन बैडमिंटन लीग की नीलामी के तरीके से बेहद नाराज है। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता जोड़ी की सदस्य ज्वाला और अश्विनी 6 आइकन खिलाड़ियों में शामिल थे, जिनकी रविवार को नीलामी हुई। खिलाड़ी की नीलामी से कुछ समय पहले आईबीएल ने 6 फ्रेंचाइजियों के साथ सलाह के बाद उनका आधार मूल्य $50,000 से घटाकर $25,000 कर दिया। अपने आधार मूल्य में कमी से नाराज ज्वाला गुट्टा ने कहा है कि इंडियन बैडमिंटन लीग खेल के लिए फायदेमंद है, लिहाजा वो नाराजगी के बावजूद इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। हालांकि ज्वाला को इस बात का मलाल है कि उनके अलावा अश्विनी पोनप्पा और कई विदेशी खिलाड़ियों के साथ टूर्नामेंट में नाइंसाफी हुई है।
नॉट अ क्विटर। अगर मुझे क्विट करना ही होता मैं लॉन्ग बैक कर चुकी होती। आई थिंक मेरे प्लेस में कोई और होता तो कब का क्विट कर चुकी होती और वो घर में बैठ के या कुछ और करती होती। सी हियर आई एम प्लेइंग बैडमिंटन नॉट फॉर मनी, वेरी क्लियर। ज्वाला गुट्टा के साथ साथ तमाम बैडमिंटन से जुड़े दूसरे खिलाड़ियों ने भी साफ कर दिया है कि आईपीएल की सफलता के बाद बैडमिंटन के प्रति भारत में लोगों की रुचि बढ़ेगी। बिहार के समस्तीपुर में एक सरकारी स्कूल का और विभत्स चेहरा सामने आया है, जहां एक ही कमरे में 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बेंच के ऊपर बच्चे, बेंच के नीचे बच्चे, खिड़की पर बच्चे, गलियारों में बच्चे। स्कूल में पढ़ते बच्चों की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। बदहाल स्कूल की ये तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर जिले के पेठिया गाछी की हैं। नीतीश बाबू के सरकारी दस्तावेजों में भले ये स्कूल हो, लेकिन हकीकत में ये कबूतर खाने से कम नहीं है। स्कूल भवन के नाम पर सीलन भरा एक कमरा है, जहाँ न ठीक से रोशनी है और न ही हवा के आने जाने की जगह है। बेंच के ठीक नीचे छात्र जान हथेली पर रखकर पढ़ने के लिए मजबूर है। अगर बेंच टूटी तो कोई भी बड़ा हादसा होते देर नहीं लगेगी। सुशासन के दावों के बीच जिंदगी दांव पर लगाकर पढ़ाई करते ये बच्चे भी किसी दुर्घटना से खौफजदा रहते हैं। सही कष्ट होती है। यहाँ बैठते हैं, बेंच पे बैठते हैं, नीचे सर झुका के बैठना पड़ता है। यहाँ पे रस्सी है पूरा बेंच में बांधा हुआ। कभी डर भी लगा रहता है कि कहीं हमारे सर पे न गिर जाए। हम लोग पहला से पढ़ते आ गए। हम लोग जब बैठते तब लगता है गर्दन टेढ़ हो गया और हम लोग को न लगता है जैसे जेल नहीं होता तैसे बंद कर दिया जाता है। सिर्फ छात्र ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल भी सरकारी व्यवस्थाओं को सरासर झूठा बता रही हैं। हर बार पदाधिकारी को मौखिक और लिखित में कहे हैं, लेकिन वो उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बच्चों को पढ़ना है और हमारा काम पढ़ाना है, इसलिए हम लोग मजबूरन बच्चों को कैदी की तरफ पढ़ाते हैं। स्कूल के हालात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुशासन बाबू के राज में किस तरीके से बचपन घुट रहा है। सवाल है कि आखिर इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है।